यस, गेनिंग एंड लूजिंग, बिल्कुल सही है वैभव। गेनिंग एंड लूजिंग होता है आयनिक बॉन्ड में, शेयरिंग नहीं होता है। इज दैट क्लियर? गेनिंग एंड लूजिंग से बनता है वो। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड? यस बच्चों, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द आयनिक बॉन्ड? मैंने आपको कल एक 3 कंडीशंस बताई थी, याद है कौन कौन सी 3 कंडीशंस थी? यस, फर्स्ट कंडीशन क्या थी? What are the conditions to form ionic bond? First condition, yes, Vibhav, बिल्कुल सही है। The first element should be metallic and other element should be non-metals. Yes, एक element आपका metal होना चाहिए और दूसरा आपका non-metals. Second conditions क्या था बच्चों? Yes, ionization energy. The ionization energy किसकी? Metals की, है ना? The metal element should have low ionization energy. बिल्कुल सही है। The metallic element should have low ionization energy. Yes, बिल्कुल सही है। What about the third conditions? यस कुणाल, बिल्कुल सही है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था क्यों होना चाहिए। देन उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे बच्चों, आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स जो जनरल आप पढ़ते हैं, सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हार्ड होते हैं। लेकिन उसके अलावा मैंने एक और डिस्कस किया था बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल, रिजिड, नॉन डायरेक्शनल, नॉन रिजिड, या डायरेक्शनल या रिजिड, क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर क्या होते हैं बच्चों? नॉन डायरेक्शनल, नॉन रिजिड होते हैं, या रिजिड और डायरेक्शनल होते हैं? यस, नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड होते हैं। मैंने आपको इसका रीजन बताया था क्यों होते हैं, है ना? उसके अलावा हमने 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। एक हमने डिस्कस की थी लैटिस एनर्जी, याद है आपको? लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लैटिस एनर्जी को? दे आर 2 फैक्टर्स। कौन कौन से 2 फैक्टर हैं लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करने के लिए? एक तो था साइज ऑफ आयंस एंड दूसरा उसके ऊपर चार्ज। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होता है लेटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। मतलब आयन का साइज जितना छोटा होगा और उस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। तो ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सॉलिबिलिटी के बारे में बात की थी। मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों होते हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल? क्योंकि उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का सबसे ज्यादा हाई होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम क्या होता है? सॉल्वेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो आयनिक बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करना और उसको आयंस में चेंज करना, है ना? और सेकेंड थिंग लास्ट हमने पढ़ा था हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों? हाइड्रेशन एनर्जी आपको बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का या इसका हाइड्रेशन होता है तो उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। और ये भी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से 2 फैक्टर्स? यस बच्चों, कौन कौन से 2 फैक्टर्स थे? यस, फैक्टर्स आर सेम, चार्ज एंड साइज होता है ना? जितना कम साइज होगा उसको उतनी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स कवर करेंगे और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था यस्टरडे की क्लास में। आज हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। आज का टॉपिक मैं बताता हूँ, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हम आगे बढ़ेंगे उसमें, आयनिक बॉन्ड से हम आगे बढ़ते हैं। आज आज मैं आपको बताऊंगा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेटिव बॉन्ड्स या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है और कैसे फॉर्म होता है। एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे उसके आगे। तो क्या क्या थ्योरीज आई थी कोवैलेंट बॉन्ड को बताने के लिए या डिफाइन करने के लिए? तो सबसे पहली थ्योरी आई थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर और लुईस थ्योरी, उसको हम डिस्कस करेंगे। और बाद में हम फॉर्मल चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो ये अपना आज का टॉपिक है। Today we are discussing about covalent bond, coordinating or dative bonds and the Lewis dot structure और Lewis theory। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। सो दिस इज अबाउट टुडे टॉपिक्स। तो अभी सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ, 1 मिनट में और वेट कर लेता हूँ फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। यस बच्चों, ये बताओ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? आपने 10th तक पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ा होगा। तो उसमें पढ़ा होगा आपने कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, यस बिल्कुल सही है देव एंड ऑल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें क्या होती है? शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। और उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? ये तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। जो भी म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये सारे बच्चों को पता है आपको, है ना? और दूसरी चीज बच्चों, चलिए पहले मैं आपको डेफिनेशन ही डिस्कस कर देता हूँ कि 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कैसे बनेगा बच्चों? देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब दोनों के बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सो ये द डेफिनेशन इज देयर।
when the bond is formed between two atoms by the mutual sharing of electrons, it is known as covalent bond. तो याद रखना, जब भी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब शेयरिंग क्या हो सकती है, दो सेम एटम के बीच में भी हो सकती है और दो डिफरेंट एटम के बीच में भी हो सकती है। ए भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। अगर दोनों एटम सेम हैं बच्चों तो हम उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और अगर दोनों एटम्स अलग हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में भी आई थिंक थोड़ा सा पता होगा आपको बच्चों। तो कोवेलेंट बॉन्ड याद रखना, इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो एटम्स जो हैं दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों का रोल होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक का है, ये दोनों के वैलेंस शेल में काउंट होगा। इज दैट क्लियर? कि दोनों के वैलेंस शेल में काउंट होगा, मतलब ये शेयरिंग से बना है, इसी वजह से इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोला है। और अगर दोनों एटम सेम है तो हम उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और अगर दोनों एटम्स अलग अलग हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोएटॉमिक। जैसे यहाँ पे H2 है तो H2 इज होमो एटॉमिक, O2 होमो एटॉमिक होगा। हेट्रोएटॉमिक का एग्जांपल बताओ बच्चों। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दोनों एटम्स अलग अलग हो और उनके बीच में शेयरिंग हो रही हो, कोई बता सकता है बच्चा? दोनों एटम्स अलग अलग हो और उनके बीच में शेयरिंग, बिल्कुल सही है देव। H2O है, HCl है, दिस आर द हेट्रो एटम्स। दो अलग अलग एटम्स हैं और ये किससे बन रहे हैं? शेयरिंग से बन रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन क्लियर है बच्चों? यस, दिस इज द 10th लेवल में भी आपने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों जो एटम्स हैं वो इक्वली इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इक्वली शेयरिंग होती है और फिर एक बॉन्ड बनता है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर दोनों एटम सेम है तो हम उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, और अगर दोनों अलग हैं तो हम उसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये आपने 10 तक पढ़ा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम 11 का पॉइंट खींचते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस बच्चों, डेफिनेशन क्लियर है? यस नो रिप्लाई करते जाओ ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं, और अगर जो डाउट है तो पूछते जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये ध्यान से समझना, ये अपना 11th स्टार्ट हो रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। बहुत इजी है, इसको भी ध्यान से अगर आप समझेंगे। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होगा जो दो डिफरेंट एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट है, ठीक है, दो एटम है जैसे H और Cl है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है और दोनों अलग अलग एटम है, तो उनके बीच में अगर बॉन्ड बनेगा शेयरिंग से तो उसको हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे यहाँ पर देखो HCl दिया है, CO दिया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है और दोनों अलग अलग एटम है। ऐसे CO वेदांत फिजिकल सर सिखाएंगे, अभी आप इसकी बात करो, मैं आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लेने वाला हूँ, ठीक है। बच्चों देखो इधर, अगर दोनों एटम्स अलग अलग हैं और उनके बीच में शेयरिंग से बॉन्ड बनता है सो दैट बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिसिमिलर एटम। अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिसिमिलर एटम हैं तो उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दैट इज पोलर। और जो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर में क्या होता है, दोनों एटम सेम होते हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, सेम होती है। A covalent bond formed between two atoms of same electronegative, उसको बोलते हैं हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सारे शेयरिंग से बनेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोला है मतलब दोनों एटम अलग अलग होंगे और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, ठीक है। और नॉन पोलर बोला है तो दोनों एटम सेम है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या, सेम है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देयर आर टू टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर में दोनों एटम अलग अलग होंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, और नॉन पोलर के अंदर दोनों एलिमेंट्स जो हैं सेम होंगे और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। यस वैभव, मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देता हूँ। 10th क्लास में पढ़ा होगा, किसी बच्चा कोई बता सकता है? इन 10th क्लास यू हैव रीड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। कोई बच्चा बता सकता है? नहीं तो मुझे तो बताना ही है। कोई बच्चा बता सकता है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एनीवन? यस बिल्कुल सही है देव, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैभव, कोई भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पर देखो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की है, तो क्लोरीन क्या चाहेगा, इस शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। so that property is called electronegativity, the tendency to attract the shared pair of electron, that is called electronegativity, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स हैं, उनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बीच में अलग अलग है, तो जो बॉन्ड होगा वो पोलर होगा, और अगर दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बॉन्ड जो होगा नॉन पोलर। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, किसी कंपाउंड के अंदर सारे बॉन्ड पोलर हैं, सुनना ध्यान से, अगर किसी कंपाउंड के अंदर
सारे बॉन्ड पोलर हैं, तो क्या वो मॉलिक्यूल पोलर होगा? क्या वो मॉलिक्यूल पोलर होगा? क्वेश्चन समझ में आया? कि अगर किसी कंपाउंड में सारे बॉन्ड पोलर हैं तो क्या वो कंपाउंड पोलर होगा? पोलर होगा? यस, ऑल आर रिप्लाई। सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। बच्चों एक चीज याद रखना, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, एक टॉपिक आएगा डाइपोल मोमेंट, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी कंपाउंड में सारे बॉन्ड पोलर हैं तो हम 100% श्योर नहीं है कि वो कंपाउंड पोलर होगा, वो नॉन पोलर भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? और वो आपको आगे चल के एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं डाइपोल मोमेंट, उससे समझ में आ जाएगा। अभी थोड़े से टाइम के लिए आपको वेट करना होगा, जब ये टॉपिक आएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो इज दैट क्लियर कि अगर किसी कंपाउंड में सारे बॉन्ड पोलर हैं तो वो मॉलिक्यूल कोई जरूरी नहीं है कि पोलर हो। हाँ, लेकिन ये 200% श्योर है कि अगर किसी कंपाउंड में सारे बॉन्ड नॉन पोलर है तो वो कंपाउंड नॉन पोलर होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? कि अगर किसी कंपाउंड में सारे बॉन्ड नॉन पोलर हैं तो मैं 200% श्योर हूं कि वो कंपाउंड क्या होगा? नॉन पोलर होगा। लेकिन पोलर के लिए याद रखना कि अगर सारे बॉन्ड पोलर हैं तो भी वो कंपाउंड पोलर नहीं हो सकता, और वो आगे चल के आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा डाइपोल मोमेंट, उससे क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर बच्चों? बढ़ू आगे मैं। क्लियर है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर वो जो दो डिफरेंट एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, और नॉन पोलर वो जिसकी में दो एलिमेंट सेम है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? सेम। क्लियर? यस और नो रिप्लाई करो बच्चों जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस, देखो बच्चों, अगर सारे पूछ रहे हो आप कि सारे नॉन पोलर क्यों होंगे, अगर सारे बॉन्ड ही नॉन पोलर है तो फिर पोलर कहाँ से लाओगे उसमें? ठीक है, सारे बॉन्ड ही नॉन पोलर है तो पोलर होने का चांस ही नहीं है ना। ठीक है, तो वो पोलर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कल मैंने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल, यस और नो? बट द कोवलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल। कल आपको बताया था ना, आयनिक बॉन्ड्स आर कैसे होते हैं? नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड रिजिड एंड डायरेक्शनल होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, आगे चल के आपको एक टॉपिक और आएगा, पर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ थोड़ा सा। आपने बच्चों, आपको पता होगा मीथेन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। कितने बच्चों को पता है ये? मीथेन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, ये किसी बच्चे को पता है? नहीं भी पता तो सुना होगा यार, एटलीस्ट इतना तो सुना होगा कि CH4 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है ना? तो बच्चों देखो, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, तो ये ज्योमेट्री मैंने बनाया हुआ है, देखिए आप। तो जिस डायरेक्शन में जो बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे मैंने बॉन्ड बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, तो वो बॉन्ड की डायरेक्शन इसमें फिक्स होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। और सेकंड थिंग्स, जो इनके बीच की लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, वो भी फिक्स्ड होती है। और इसको क्या बोला जाता है? बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। जो दो एलिमेंट के बीच का बॉन्ड दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। कल आपको मैंने बताया था एक मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है, उसके बाद अगर वो एटम पास में नहीं आते हैं तो दैट मींस दे आर रिजिड। तो इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है, उसको वो भी चेंज नहीं होती है। तो इसी वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो रिजिड होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। इज दैट क्लियर? कि कोवलेंट बॉन्ड रिजिड एंड डायरेक्शनल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो उनकी ज्योमेट्री है वो क्या होती है, जो उनमें बॉन्ड है वो डायरेक्शनल होते हैं, और साथ में उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी फिक्स होती है, वो भी चेंज नहीं होती है। इसी वजह से कोवलेंट कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्री शो करते हैं और वो स्पेस आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। जैसे हमने देखा ना, CH4 की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है। तो ये ज्योमेट्री भी शो करते हैं और आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। हम आगे चल के देखेंगे ज्योमेट्री, आइसोमेरिज्म। और साथ में मैं आपको एक हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको निकालना आ जाएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो सकती है, तो वो हम सीखेंगे आगे। अभी के लिए फिलहाल इतना क्लियर है कि कोवलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल। इज दैट क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है कि इसमें जो डायरेक्शन होती है बॉन्ड की वो फिक्स होती है। दूसरा, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो भी फिक्स होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इस कार्बन हाइड्रोजन की जो भी बॉन्ड लेंथ होगी वो फिक्स होगी, इस कार्बन हाइड्रोजन की जो भी होगी वो भी फिक्स होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो रिजिड होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। क्लियर है? यस बच्चों, क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों, मैंने आपको नेक्स्ट बॉन्ड बताया था कोऑर्डिनेटिव और डेटिव बॉन्ड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, आगे कुछ थ्योरी है उनको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिव और डेटिव बॉन्ड। कुछ आइडिया है किसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड का? एनीवन? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड का आइडिया है क्या? नहीं होगा, पर मैं बताऊंगा आपको अभी।
कुछ आइडिया है किसी को? नहीं पढ़ा होगा ये कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स, पढ़ा है किसी ने? डोनेट लोन पेयर, दे डोनेट नहीं हो, डोनेट तो करता है वो, लेकिन इसमें एक फंडा है। ठीक है, देखो बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड है, सबसे पहला पॉइंट जो मैं पढ़ रहा हूँ सुनो ध्यान से, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है। क्या है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ही। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है बच्चों? शेयरिंग होती है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है? शेयरिंग होती है। तो ये एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन 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 इसमें क्या होता है कि जो शेयरिंग होती है या फिर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, शेयर होते हैं, वो उसका वे अलग है, बनने का तरीका अलग है उसका। इज दैट क्लियर? कि कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन उसके बनने का तरीका अलग होता है। तो वो क्या तरीका होता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो इसमें क्या होगा। यस अभिषेक, ठीक है, मैंने देख लिया आपका डेफिनेशन। इसमें देखो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर होता है, मान लो ये दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है, तो इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, वो किसी एक एटम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इज दैट क्लियर? वो किसी एक एटम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, दोनों के द्वारा नहीं होता है। So the bond formed when the shared pair of electron is provided by one of the bonding atom। बात समझ में आई? दो बॉन्डिंग एटम है और दो बॉन्डिंग एटम में से जो शेयर्ड पेयर है वो सिर्फ एक बॉन्डिंग एटम दे रहा है, तो अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स। इज दैट क्लियर? अभी पूरा समझाऊंगा, पहले इतना समझ में आया बच्चों कि दो एलिमेंट्स हैं और दो एलिमेंट्स में शेयरिंग हो रही है, लेकिन शेयरिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक सिंगल एटम प्रोवाइड कर रहा है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। अभी मैं बता रहा हूँ पाथ, वेट करो, मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया? अभी मैं ले रहा हूँ जस्ट 1 मिनट वेट हो, पहले इतना समझ में आया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा, डोंट वरी। तो ये क्लियर है कि दो एटम्स हैं और दोनों एटम में शेयरिंग हो रही है, लेकिन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक एटम प्रोवाइड कर रहा है, तो जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेटिव और डेटिव बॉन्ड्स। इज दैट क्लियर? क्लियर है? तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो दो हैं, राम श्याम मान लो, या फिर आप मान लो रमेश एंड सुरेश 5 स्टार वाले, ठीक है, दो हैं रमेश एंड सुरेश, दो हैं। रमेश के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है, और सुरेश जो है उसके पास दिमाग नहीं है बट उसके सॉरी दिमाग है पर पैसा नहीं है, ठीक है। तो है रमेश एंड सुरेश। रमेश के पास क्या है बच्चों? बहुत सारा, सॉरी सुरेश के पास क्या है? बहुत सारा पैसा है पर दिमाग नहीं है। रमेश के पास दिमाग है पर पैसा नहीं है, और दोनों मिलके क्या करते हैं? एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दोनों मिलके क्या करते हैं? एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, और उस कंपनी में पैसा लगाता है सुरेश, ठीक है, सुरेश क्या लगाता है? पैसा, और रमेश अपना दिमाग लगाता है ना। और जब उनको मुनाफा होता है, तो बच्चों ये बताओ जब मुनाफा होता है तो किसके अकाउंट में आएगा? सुरेश के, रमेश के, या फिर दोनों के? किसके अकाउंट में आएगा? सुरेश की, रमेश की, या दोनों के? दोनों ने एक साथ मिलकर कंपनी खोली है, सुरेश ने पैसा लगाया है, रमेश ने दिमाग लगाया है, तो पैसा किसमें आएगा? दोनों की। यस क्लियर सारे बच्चों को? दोनों किस में आएगा? तो दैट मीन्स बॉन्ड, जो शेयर बॉन्ड बन रहा है वो दोनों के बीच में बन रहा है, लेकिन प्रोवाइड कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इज दैट क्लियर? आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कोवलेंट बॉन्ड बच्चों। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे बताऊंगा उसके पॉइंट्स। और ये पॉइंट क्लियर है कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो दोनों में काउंट होगा। मतलब ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के सॉरी ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बैलेंस शेल में काउंट होगा। इज दैट क्लियर? मतलब ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी होगा ये दोनों के इसमें काउंट होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि वो ए में है या बी में है, वो किस में काउंट होगा? दोनों में काउंट होगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, इसको जो है एक एरो से डिनोट किया जाता है बच्चों। किससे डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को? एरो से डिनोट करते हैं। और एरो जो हम पॉइंट टुवर्ड करते हैं फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, हम किसकी तरफ करते हैं? डोनर से एक्सेप्टर, जो डोनेट कर रहा है उससे एक्सेप्टर की तरफ ये एरो हम शो करते हैं। जैसे यहाँ पर ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है शेयर पेयर, है ना, तो ए हो गया आपका डोनर और बी हो गया आपका एक्सेप्टर, तो इसको हम एरो से शो करते हैं। और एरो पॉइंट टूवर्ड्स करता है ए टू बी, मतलब ए इज योर डोनर एंड बी इज योर एक्सेप्टर। क्लियर है बच्चों? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो पॉइंटिंग टूवर्ड द एक्सेप्टर एटम्स। तो मतलब जो डोनेट कर रहा है उससे एक्सेप्टर की तरफ हम वो एरो बनाते हैं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, आप कभी आपने बहुत सी बार ऐसा भी देखा होगा बच्चों कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के उस पर प्लस और नेगेटिव चार्ज लगा दिया जाता है ना। बहुत सी बार आप ऐसा भी देखोगे कि ए और बी के बीच में जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और किसी और स्ट्रक्चर में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के उस पर प्लस और नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो दिस इज द डोनर एंड दिस इज द एक्सेप्टर, ठीक है। क्लियर है बच्चों? प्लस नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि चार्ज है उसके ऊपर।
सिर्फ वो क्या है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है इनके बीच में। क्लियर है बच्चों? अभी मैं बताऊंगा आपको, एग्जांपल भी लेंगे हम, बहुत सारी चीजें करने वाले। ये क्लियर है आपको? ये क्लियर है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लियर है? मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को? नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आप मुझे ये बताओ, कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर करेगी क्या इसमें? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर करेगी क्या? कि मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वही डोनेट कर सकता है और वही बॉन्ड फॉर्म करेगा? ऐसा नहीं होगा इसमें। इसमें याद रखना कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बन सकता है, और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में भी बन सकता है ना? तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चों? सेकंड पॉइंट क्लियर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल नहीं है, हायर टू लो बन सकता है और लो टू हायर भी बन सकता है। ठीक है? और नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कोवैलेंट बॉन्ड है, सिर्फ उनके बनने का तरीका अलग है और उसके बनने के बाद आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। इज दैट क्लियर? कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड डिफर ओनली इन द वे दे आर फॉर्म, वंस इट विल फॉर्म इट बिहेव एज ए कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने का तरीका ही अलग है, लेकिन वो खाली बिहेव किसकी तरह करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? क्लियर है सारे बच्चों को? पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि डेटिव बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म बिटवीन डोनेशन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसके बीच में भी बन सकता है वो। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने का तरीका ही अलग है, बनने के बाद हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर बच्चों? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स क्लियर? सिर्फ ये 3 पॉइंट्स बताने थे मुझे इसमें। क्लियर है? अभी हम आपके आगे एग्जांपल लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है, दोनों के बीच में शेयरिंग होती है, दोनों में वो काउंट होता है, और इसमें हम एरो से शो करते हैं, एरो पॉइंट करते हैं फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। ठीक है? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल नहीं है, लो टू हाई भी बन सकता है और हाई टू लो एलिमेंट्स के बीच में भी बन सकता है। इसके बनने का तरीका अलग है, बाकी ये बिहेव ऐसे करता है जैसे कोवैलेंट बॉन्ड के हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आने से पहले मैंने एक छोटा सा रिकैप लिया है दोनों को, आयनिक और कोवैलेंट को, थोड़ा सा मैंने उसमें बेसिक प्रॉपर्टी को लिया है। ठीक है? देखिए पहले मैंने आपको कल बता चुका हूँ आयनिक और कोवैलेंट के बारे में। आयनिक मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जो जनरली लिक्विड और गैस होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? जनरली लिक्विड और गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं बच्चों? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो दे आर हार्ड एंड ब्रिटाइल। एंड कोवैलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं? सॉफ्ट एंड वैक्सी होते हैं। ठीक है? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता है, सो दे आर सॉफ्ट एंड वैक्सी। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको बता चुका हूँ कि कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यस बच्चों, कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, सॉरी आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है और कोवैलेंट कंपाउंड का लो होता है। ठीक है? और नेक्स्ट आपको मैं बता चुका हूँ कि को आयनिक कंपाउंड जो है वो नॉन डायरेक्शनल और नॉन रिजिड होते हैं, इसी वजह से वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं और साथ साथ में वो रिजिड भी होते हैं, इसी वजह से वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ये एक शॉर्ट ट्रिक मैंने रिवाइज करने के लिए बेसिक प्रॉपर्टी को ले लिया है यहाँ पर। क्लियर है? यस और नो रिप्लाई मी। क्लियर? चलिए क्लियर है तो मुझे एक क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे। बच्चों एक बात बताओ, देखो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड का, और कोवैलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। यस सेम होती है वेपर, सेम बिहेव लाइक अ कोवैलेंट बॉन्ड, सेम प्रॉपर्टी होती है उसकी। चलिए मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। एक बात बताओ, मैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और सिंगल आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सिंगल आयनिक बॉन्ड एंड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? एक सिंगल आयनिक बॉन्ड और एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? डाटा देख लो आप, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर आप डाटा देखते हो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड का, तो डाटा तो क्या इंडिकेट कर रहा है? डाटा क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक सिंगल आयनिक कंपाउंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। यस? यस बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है ना? लेकिन 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 ऐसा नहीं होता है।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। याद रखना बच्चों, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक सिंगल आयनिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूँ। देखो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, बहुत सारे आयंस होते हैं एंड दे फॉर्म लैटिस। यस और नो, दे फॉर्म लैटिस। मैं आपको पहले बता चुका हूँ लैटिस क्या होता है, एक क्लॉज पेक अरेंजमेंट होता है आयंस का, है ना। तो उस लैटिस में क्या होता है, बहुत सारे आयंस होते हैं और उनको अलग अलग करना है तो आपको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगी। इसी वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और एक सिंगल आयनिक बॉन्ड की, तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक सिंगल आयनिक बॉन्ड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप। एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ए सिंगल आयनिक बॉन्ड, but the ionic compound have high and melting point due to the formation of lattice. Is that clear बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? क्लियर है बच्चों कि एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक सिंगल आयनिक बॉन्ड से ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक लेटिस की, तो इसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्लियर? यस, ऑल क्लियर? यस और नो, रिप्लाई मी। ओके, क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए कुछ थ्योरी आई थी। सबसे पहली थ्योरी आई थी लुईस थ्योरी, या इसको बोलते हैं लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल और लुईस थ्योरी ये कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए आई थी। हालांकि इसने आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी बताया। बच्चों एक बात बताओ, कल भी हमने बात करी थी इस बारे में कि कोई भी एटम्स बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। मैंने कल भी पूछा था आपसे कि कोई भी एटम्स बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। यस बच्चों, कोई भी एलिमेंट्स कोई भी एटम बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। यस कुणाल लिख दिया तुमने, और बाकी बच्चे बताओ बताओ, कुणाल ने लिखा है ऑक्टेट के लिए। यस बिल्कुल सही है, टू अटेंड द ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। इज दैट क्लियर? कि वो स्टेबल होने के लिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करता है। यस, तो लुईस ने भी यही बात बोली। लुईस ने ये बोला कि कोई भी एलिमेंट जो है वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसी वजह से वो बॉन्ड फॉर्म करता है, और वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग करके। तो लुईस भी यही बोलता है कि अकॉर्डिंग टू रूल एवरी एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो डुप्लेट होता है, उसमें एक ही शेल होता है। in order to do this it can be donate, it can be share और it can be lose, ठीक है। और मैं आयनिक बॉन्ड आपको बता चुका हूँ, गेनिंग और लूजिंग से आयनिक बॉन्ड आपको बता चुका हूँ। तो आज हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? लुईस का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कि लुईस ने क्या बोला कि कोई भी एलिमेंट्स क्यों बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है, और उसके लिए क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लूज करता है या फिर शेयर करता है। अगर गेनिंग लूजिंग होती है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और शेयरिंग होती है तो क्या बनता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है बच्चों, कट हो जाएगा 10 मिनट्स के बाद, आप वापस से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वापस से ज्वाइन कर लेना, हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी तो है 10 मिनट्स, चलिए आगे बढ़े बच्चों। क्लियर है सबको? यस बच्चों, क्लियर है लुईस का कॉन्सेप्ट? लुईस ने बोला कि सारे एलिमेंट क्या चाहते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, और इसी के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड कैसे बनाते हैं, बाय गेनिंग लूजिंग करके या फिर शेयरिंग करके। और गेनिंग एंड लूजिंग से आयोनिक बॉन्ड बनता है, और शेयरिंग से कौन सा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। चलिए मैं आगे कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूँ जो हम कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। आपने 10th क्लास में बहुत सारे बनाए होंगे बच्चों, तो मैंने ज्यादा नहीं लिए, थोड़े से लिए हैं आपको बताने के लिए। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करेगा, चार्ट बहुत सारा है, वो आप घर पे कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो देखो बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, बाय शेयरिंग से बनते हैं। हाइड्रोजन, बचाओ, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस बच्चों, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना होगा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। ठीक है, तो हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चों, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा हूं मैं। किसका फॉर्मेशन कर रहा हूं, H2 मॉलिक्यूल का। तो H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, और दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसके भी कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ देखो, आप यहाँ देख सकते हो। तो दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, है ना। तो जब शेयरिंग करेंगे तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2 मॉलिक्यूल्स। और सेकंड थिंग बच्चों, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो कितने बॉन्ड बनते हैं बच्चों, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो कितना बॉन्ड बनेगा। आपने 10th में थोड़ा सा देखा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो कितना बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है,
और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी तो जैसे मैंने फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं 6 होते हैं, इस ऑक्सीजन के भी आउटरमोस्ट में कितने हैं 6 हैं। तो देखो दोनों 6 हैं, दोनों को कितने चाहिए, कितने चाहिए दोनों को, दोनों को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो दोनों दो दो की शेयरिंग करेंगे, है ना। तो O डॉट O बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है। तो इसलिए कौन सा बॉन्ड आएगा, कौन सा बॉन्ड आएगा बच्चों, डबल बॉन्ड आएगा। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। बच्चों एक चीज बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, जो ये पार्टी नहीं कर रहे हैं, जो बॉन्ड बनाने में पार्टी नहीं कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, एक मिनट, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, नहीं एक्सेप्टर नहीं पाथ, आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जो बॉन्ड बनाने में पार्टी नहीं कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन पेयर। ध्यान रखना बच्चों, दिस इज द लॉन पेयर। लॉन पेयर मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता है, so that electron pair is called lone pair। और जो बॉन्डिंग वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलोगे आप, बॉन्ड पेयर, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन इज बॉन्ड पेयर। तो याद रखना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं लॉन पेयर। ओके मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। बट इज दैट क्लियर बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं करेंगे उनको हम बोलेंगे लॉन पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में रहेंगे उनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये छोटी सी चीज है, याद रखना इसको, कि जो इलेक्ट्रॉन आगे काम आएगा, फॉर्मल चार्ज में ये काम आएगा, तो याद रखना जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं करते हैं उनको लॉन पेयर बोला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए अभी ये करने से पहले एक चीज बताओ बच्चों, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, है ना, कलर्स चेंज कर लेता हूँ इनकी। चलिए मुझे ये बताओ, CO बना के बताओ बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सा बॉन्ड होगा इसके बीच में, कोई बच्चा बता सकता है, आप ट्राई करो ऐसे ही बता दो मुझे, कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा। देखो कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं सॉरी। कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं बच्चों, यस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ कार्बन, कार्बन के आउटर शेल में कितने होते हैं, 4 होते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट 6 होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर कार्बन के पास 4 ही है ना, और ऑक्सीजन के पास 6 हैं। तो बताओ क्या क्या बॉन्ड बनेगा इसमें, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो देखो ये 4 तो 2 कार्बन के हो गए, 2 ऑक्सीजन के हो गए, ठीक है, 4 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 एक्स्ट्रा है, मैं ये वाले हटा देता हूँ यहाँ से, 2 एक्स्ट्रा है ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन क्या करता है, देखो 2 तो बन जाएंगे आपके पास, 2 तो कौन से बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। देव ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, लेकिन एक बॉन्ड जो होता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, एक बॉन्ड इसमें कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट, आप उसको ट्रिपल बॉन्ड लिख देते हो, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड O। बट वन बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्यों होता है, देखो कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन देगा, इसको कार्बन को कौन देगा, ऑक्सीजन देगा। तो इसी वजह से जो बॉन्ड होगा यहाँ पर 2 तो आपके जो है डबल बॉन्ड हो गए, और एक बॉन्ड जो होता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए चार्ट में, और भी दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। और ये CO का दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इसको लिखा, बट दिस इज वन इज, 2 तो डबल बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, CO एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसके अंदर, और 2 क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को, क्यों होता है, क्लियर है ना, कार्बन के 4 ही होते हैं, तो 4 होने की वजह से देखो यहाँ पे 4 तो हो गए, 2 ऑक्सीजन के हो गए, 2 कार्बन के, 4 ही हो रहे हैं, तो ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 4 और 2 6 ही हो रहे हैं, है ना। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लॉन पेयर इसको दे देता है, और इस वजह से जो शेयरिंग में आ जाते हैं वो लॉन पेयर, और कौन सा बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर है, यस बच्चों क्लियर है, यस ऑल क्लियर, यस नो रिप्लाई मी, है ना। तो बच्चों मैंने बहुत सारे कंपाउंड लिए हैं, आप घर पे प्रैक्टिस करना है इनके लुईस स्ट्रक्चर बनाने की। देखो मैंने इतने सारे ले रखे हैं चार्ट में, आप लोग प्रैक्टिस करना, और अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो फिर आप मुझसे पूछना, ठीक है। ये बहुत सारे CO2 है, O2 है, O3 है, H2O2 है, SO3 है, आप इनके बना के देखना, आपको क्या करना है, उस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तभी वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर सही होगा। चलिए अभी 2 क्वेश्चंस हैं, हम कर लेते हैं, 3 मिनट है। चलिए बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3।
आपको बताना है O3 का कौन सा करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। बच्चों 3 मिनट्स बचे, कट हो जाएगा तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बताइए जल्दी से, इसमें बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3। फर्स्ट यू ट्राई, फिर मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल सी बात याद रखना, आपको सारे एलिमेंट्स के ऑक्टेट देखो, अगर सारे एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं दैट मींस वो स्ट्रक्चर राइट होगा। ठीक है, अगर सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है दैट मींस दिस स्ट्रक्चर इज राइट। तो हम काउंट करते हैं बच्चों, चलो मैं शुरुआत करता हूँ ए से। यहाँ पे देखो बच्चों, पहले वाले ऑप्शन भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है। यस, आप मेरे साथ साथ करते जाओ। यस, इस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है। चलिए इस एलिमेंट पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या ये होगा? क्या ये होगा? यस या नो रिप्लाई करो बच्चों, क्या ये होगा? क्या ये करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा? नो। यस नो, तो ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है इसका। 1 2 3 4 5 6, और आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है तो डबल ही है, वो तो एक ही बॉन्ड है ना, तो 7 8 मतलब इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। ठीक है, इसका ऑक्टेट भी क्या है? कंप्लीट है। चलिए इस पे आते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो दैट मीन्स ही इज, ये होगा कि नहीं होगा बच्चों? यस बच्चों, ये होगा, तीनों एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है इसके अंदर। सो दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर और नॉट, इज एंड आर, और आंसर एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा बच्चों, ठीक है ये होगा, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है। नाउ वी कम टू थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर में देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना। इसका देखिए बच्चों, 1 2 3 4, या चार्ज से कोई मतलब नहीं है, मैंने डेटिव बॉन्ड्स हटा के चार्ज लगाया हुआ है प्लस माइनस, तो चार्ज से कोई मतलब नहीं है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। दैट मीन्स ये होगा कि नहीं? यस बच्चों, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। यस या नो, जल्दी बताओ, ये होगा कि नहीं? ये भी होगा ना, सी भी होगा। चलिए लास्ट डी पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा? ये होगा क्या? वेदांत डी कह रहा है, डी नहीं होगा बच्चों। डी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज नॉट, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले एलिमेंट का ही ऑक्टेट ज्यादा है। यस, पास नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, बट यहाँ पर नहीं होगा, हमने डेटिव बॉन्ड हटाया है। O3 न्यूट्रल होता है, O3 आपको न्यूट्रल दिख रहा है, पाथ, पाथ इज दैट क्लियर? O3 इज न्यूट्रल एटम, अभी आगे चल के आपको फॉर्मल चार्ज से ये क्लियर हो जाएगा। पाथ 2 मिनट वेट करो, हम फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा वहां पे। ठीक है पाथ, है ना। तो अभी ये क्लियर है क्वेश्चन, अभी कट हो जाएगा बच्चों, वापस से ज्वाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, एक क्वेश्चन और है। चलिए अभी ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct Lewis Dawes structure of N2O negative। बच्चों ये N2O negative है ना, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, सॉरी एक मिनट, पेन सिलेक्ट कर लूँ, इट इज N2O negative। ठीक है, आप बताइए इसमें से कौन कौन से करेक्ट होंगे। N2O negative है ना, ये नहीं है। चलिए बताइए, चेक करो, आप खुद ही चेक करो, और इसका आंसर आप खुद ही करेंगे मुझे। ठीक है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लुईस डॉस स्ट्रक्चर, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो आप चेक करिए और बताइए जल्दी से मुझे। सारे चेक करना, मैं आपके साथ साथ मैं भी चेक करता हूँ। ओके, पाथ का आंसर आ गया। चलिए बच्चों हम चेक करते हैं, आपके साथ साथ ही चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, पहला वाला होगा क्या? मेरे साथ साथ रिप्लाई करो बच्चों। 1 2 3 4 5 6, पहला वाला होगा क्या? चेतन मेरे साथ साथ रिप्लाई करो बेटो, सारे बच्चे। 1 2 3 4, पहला वाला होगा क्या? यस बच्चों, गिव मी द आंसर, फर्स्ट होगा कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं इसके अंदर, तो नहीं होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। यस बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये होगा। यस बच्चों, क्लियर है, ये होगा। चलिए इस पे आते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 10 होगा क्या बच्चों? सी होगा क्या? 5 सी होगा क्या बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए डी देख लेते हैं बच्चों, डी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं यहाँ पर कितने हो रहे हैं बच्चों? 6 हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो दैट मीन्स द राइट आंसर इज ओनली बी। तो क्या होगा? ओनली बी होगा। ओके वेदांत बिल्कुल सही है, बी होगा ओनली, ठीक है। तो बच्चों आ गया आपको, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बता सकते हो ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कि कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। सो आई थिंक बता सकते हो सारे बच्चे, यस और नो? यस, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज फॉर्मल चार्ज। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल चार्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कुछ आइडिया है क्या फॉर्मल चार्ज क्या होता है? नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। फॉर्मल चार्ज किसी बच्चे को आइडिया? देखो बच्चों आपने ये चीज सीखी है, एक चीज आपको याद होगी बच्चों, पॉली एटॉमिक आयन आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा। पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं बच्चों? कोई बता सकता है डेफिनेशन? पॉली एटॉमिक आयन याद आया क्या कुछ थोड़ा सा? पॉली एटॉमिक आयन, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, PO4 3 negative, this is the polyatomic ions or not? PO4 3 negative, group of atom having a charge, a group of atom having a charge that is called polyatomic ion. Is that clear? ये आपने पढ़ा होगा 9th standard में। A group of atom having a charge is called polyatomic ion. जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो ध्यान से सुन लो कि एक ग्रुप ऑफ एटम है के ऊपर अगर चार्ज होता है तो हम उसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है बच्चों, इस पे ये चार्ज इस सारे एटम पे काउंट होता है, यस या नो? आपने 9th में फॉर्मूले बनाए होंगे तो आपको याद होगा कि जो पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पूरे एटम में सब पे काउंट होता है, होल चार्ज होता है, यस या नो? यस और नो, आपको पता है या नहीं है? नहीं होगा तो फिर मैं बताता हूँ आपको, है ना। ये पूरे एटम पे चार्ज होता है, PO4 3 नेगेटिव मतलब वो पूरे एटम के ऊपर चार्ज है। लेकिन हम फॉर्मल चार्ज की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स, ये जो लुईस स्ट्रक्चर बने ना, हम इन तीनों एलिमेंट्स पे अलग अलग चार्ज निकाल सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। तो देखो यहाँ पर कि पॉली एटॉमिक आयन में नेट चार्ज होता है ऑन द होल आयन। कोई भी एक आयन है जैसे PO4 3 नेगेटिव है तो इसके ऊपर होल चार्ज होता है ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम एक इंडिविजुअल एटम पे चार्ज निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मल चार्ज। However, the charge can be assigned to individual atom or ion and that is called formal charge। और चार्ज को क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। डेफिनेशन क्लियर है बच्चों कि जो पॉली एटॉमिक आयंस होता है उस पे चार्ज क्या होता है? पूरे होल एटम के ऊपर, पूरे होल आयन के ऊपर चार्ज होता है। लेकिन हम फॉर्मल चार्ज से क्या कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल एटम या आयन पे हम चार्ज असाइन कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। क्लियर है डेफिनेशन? यस, डेफिनेशन क्लियर है बच्चों। फिर मैं बता रहा हूँ कैसे हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। क्लियर बच्चों? रिप्लाई करने में कंजूसी नहीं करो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करा करो, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो फॉर्मल चार्ज याद रखना, क्या कर सकते हैं हम, एक किसी इंडिविजुअल एटम पे या आयन पे हम चार्ज निकाल सकते हैं। मैं फिर से वैभव रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन सुन ले। पॉली एटॉमिक आयन में क्या होता है? चार्ज होता है पूरे आयन के ऊपर, इंडिविजुअल एटम के ऊपर नहीं होता, वो पूरे आयन के ऊपर चार्ज काउंट होता है। लेकिन हम फॉर्मल चार्ज से क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल एटम या आयन पे चार्ज निकाल सकते हैं और उसको बोलते हैं हम फॉर्मल चार्ज। अभी कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ आपको। देखो इसमें लॉन पेयर होंगे, बॉन्डिंग होगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैं इसको आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होता है, पहले फॉर्मूला ध्यान से समझना आप। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट के वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, -2 इंटू लॉन पेयर, कितने लॉन पेयर है उसके पास, वो माइनस बॉन्ड पेयर, ठीक है, माइनस बॉन्ड पेयर। अभी आपको एक एग्जांपल से समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है ओजोन का, ठीक है, आप देखिए O3 का मैंने एक एग्जांपल लिया है, O3 का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको बना हुआ मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ये O3 का स्ट्रक्चर है और मुझे असाइन करना है इन तीनों ऑक्सीजन एटम का अलग अलग चार्ज निकालना है, ठीक है। तो मैंने इनको नंबरिंग कर दी, पहला इसको कर दिया, दूसरा इसको कर दिया, तीसरा इसको कर दिया। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैं पहले वाले ऑक्सीजन एटम का निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना, पहले वाले ऑक्सीजन। अब बच्चों बताओ ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, ठीक है, मैं फर्स्ट वाले पे ले रहा हूँ। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ बच्चों कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के? यस बच्चों, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन? ये तो सारे बच्चों को पता है, 6, है ना।
तो 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने लिख दिया। 2 इंटू लॉन पेयर, यहाँ पे लॉन पेयर कितने हैं बच्चों, इस ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर कितने हैं? यस बच्चों, अभी बताया था लॉन पेयर मीन्स दोस इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। सो हाउ मेनी लॉन पेयर? 5, 3 गलत है। ऑक्सीजन एटम फर्स्ट पे पूछा है मैंने। वेदांत 5 गलत है, 4 गलत है। लॉन पेयर, पेयर पूछ रहा हूँ बच्चों, लॉन पेयर, इज दैट क्लियर? लॉन पेयर, पेयर का मतलब समझते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक पेयर में। तो दिस इज 2 पेयर्स। कितने पेयर हैं यहाँ पर? कितने पेयर हैं? 2 पेयर हैं। सारे बच्चों को क्लियर है? कितने पेयर हैं? 2 पेयर, क्योंकि लॉन पेयर नाम से लग रहा है, लॉन पेयर मतलब एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना है, आपको पेयर काउंट करना है। तो कितने पेयर हैं? 2। तो 2 इंटू 2, इज दैट क्लियर? नाउ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब होता है कि उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं बच्चों। तो सिंपली काउंट कर लो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है यहाँ पर। यस बच्चों, कितने बॉन्ड है? रिप्लाई मी, हाउ मेनी बॉन्ड्स? 2 बॉन्ड्स है ना। कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पर? 2 बॉन्ड है। सो 2। तो कैलकुलेट करो, 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट इज 0। तो पहले वाले ऑक्सीजन एटम पे चार्ज क्या होगा? 0 चार्ज होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ पे चार्ज क्या होगा? 0 चार्ज होगा। मैंने यहाँ निकाला हुआ है, देख लीजिए। तो पहले वाले ऑक्सीजन एटम पे चार्ज 0 होगा। चलिए हम दूसरे पे कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरे पे आप लोग कैलकुलेट करोगे मेरे साथ साथ, बताते जाओ। फॉर्मल चार्ज हम दूसरे पे निकालते हैं। सबसे पहले देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? यस बच्चों, अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन पे? बताते जाओ, ऑक्सीजन पे कितने होंगे? 6 होंगे वापस से, है ना। कितने होंगे? 6। चलिए लॉन पेयर कितने हैं यहाँ पर? यस बच्चों, लॉन पेयर कितने हैं? लॉन पेयर कितने हैं? 1 है ना। लॉन पेयर कितना है? 1 है। तो 2:1। चलिए बॉन्डिंग पेयर कितने हैं? वेदांत बॉन्डिंग पेयर कितने हैं? 1, 2 एंड 3। बॉन्ड पेयर का मतलब कितने बॉन्ड बनाए उसने? 1, 2 और 3। तो बॉन्डिंग पेयर कितने हो गए? 3। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा? 6 में से अब 5 माइनस करो, कितना आ जाएगा? +1। तो इस पे कितना आ जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चों? कितना चार्ज आ जाएगा? +1 आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम पे आते हैं, इस पे देखते हैं। वापस से बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। वापस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, क्योंकि आपका एटम कौन सा है? ऑक्सीजन ही है। चलिए लॉन पेयर बताओ, लॉन पेयर कितने हैं बच्चों? कितने लॉन पेयर हैं चैतन्य? 1, 2, 3 है ना, 3 लॉन पेयर है। तो 2:3। और बॉन्डिंग पेयर कितने? बॉन्ड कितने बनाया है इसने? एक ही बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? 3 2 6 एंड 7 -1। ठीक है, कितना आएगा? -1। 3 2 6 एंड -1, सो -1। यस, दिस इज द -1। लेकिन बच्चों आपको एक चीज पता है, जब आप टोटल करोगे इस चार्ज का, टोटल करो, टोटल करोगे तो कितना आएगा? 0 +1 -1, टोटल कितना आएगा? 0। लेकिन O3 पे चार्ज क्या होता है? 0 होता है। O3 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। सो नाउ क्लियर पाथ, आप कह रहे थे ना चार्ज है, नाउ पाथ इज क्लियर कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा उसके ऊपर। सो दैट मीन्स O3 इज न्यूट्रल। तो टोटल चार्ज क्या आ गया? 0 एंड O3 क्या हो गया? न्यूट्रल। क्लियर बच्चों? क्लियर है? कैसे निकालना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 इंटू लॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो मैंने 2 लिए, वो आप करेंगे। तो यहाँ पर दिया है बच्चों कि सम ऑफ द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द स्पीशीज। और इस पे नेट चार्ज कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसी वजह से O3 क्या हो गया? आपका न्यूट्रल हो गया। इज दैट क्लियर? यस बच्चों, क्लियर है? O3 पे क्या हो रहा है? नेट चार्ज कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। इसी वजह से O3 क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो हम नेट चार्ज करके भी बता सकते हैं कि उस पर क्या होगा। ठीक है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि नेट चार्ज क्या है। तो चलिए नेक्स्ट मुझे आप करके बताओ बच्चों, इसका निकाल के बताओ, कार्बोनेट का CO3 2 नेगेटिव का करके बताओ। हाँ, आपका बिल्कुल सही है, डायरेक्टली चार्ज दिखता है, लेकिन अगर आपने उसने आपसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बोला तो फिर आपको निकालना पड़ेगा ना, तो दैट्स टाइम। और मैं अभी इसका एक एप्लीकेशन भी बताऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अभी कार्बोनेट का करके बताओ, CO3 2 नेगेटिव। मैं इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ। सॉरी, ये नहीं आएगा। देखिए कार्बोनेट का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉन पेयर नहीं लगाए हुए, लॉन पेयर लगा देता हूँ और उसके बाद आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। देखो कार्बोनेट का होता है C डबल बॉन्ड O, है ना। ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 6 होते हैं, है ना, तो उसने 2 दिए हैं अभी। ठीक है, तो कार्बन की 1 2। देखो अभी यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितने लॉन पेयर आएंगे बच्चों? O नेगेटिव है, O नेगेटिव है।
कितने लोन पेयर बचे हुए हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से उसने 2 बना दिए, एक यूज किया है, बाकी के बचे हुए कितने, 5 बचे हैं, है ना। 5 और ये एक नेगेटिव चार्ज, कितना हो गया, 6 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 और एक नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है आपको? मैं इसका स्ट्रक्चर और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपको कैलकुलेट करने के लिए। कि ऑक्सीजन पे देखो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और इसने बॉन्ड बनाया हुआ एक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लगा है इसका, बाकी के 5 बचे हुए हैं इसके पास, तो ये 5 मैंने लिख दिए और इस ऑक्सीजन के भी लिख दिए, और इस ऑक्सीजन ने कितने लगा दिए, यहाँ पर उसने कितने लगा दिए, अपने 2 लगा दिए, तो बाकी बचे हैं 4 इसके पास। तो अभी मुझे फॉर्मल चार्ज निकालो बच्चों। पहले वाला ये ऑक्सीजन आपका 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, और कार्बन तो एक ही है। तो सबसे पहले मुझे पहले वाले ऑक्सीजन पे बताओ बच्चों, ऑक्सीजन 1 पे बताओ कितना चार्ज आ रहा है। यस बच्चों, इस वाले ऑक्सीजन पे बताओ कितना आ रहा है, आप सेल्फ कैलकुलेट करो और मुझे बताओ ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है, इस वाले पे, पहले वाले ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना। ठीक है बच्चों, निकाल के भेजो तभी आप चेक कर पाओगे कि राइट आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 इंटू लॉन पेयर कितने इनके पास, 2 लॉन पेयर्स हैं। ठीक है, बॉन्डिंग पेयर कितने, 2 हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, मतलब कि 0। बिल्कुल सही है बच्चों, आपने 0 निकाला है, चैतन्य बिल्कुल सही है ना, देव बिल्कुल सही है, पहले ऑक्सीजन पे बिल्कुल सही है, 0 आएगा। चलिए सेकंड वाले ऑक्सीजन पे बताओ बच्चों, सेकंड वाले पे, इस वाले पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 6 हैं, है ना। लॉन पेयर बताओ कितने आएंगे, लॉन पेयर कितने आएंगे ये बता दो बच्चों, पहले ये बताओ लॉन पेयर कितने आएंगे। ठीक है, 5 हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, तो 6 हो जाएंगे वो। तो लॉन पेयर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, लॉन पेयर कितने होंगे, 3। और बॉन्ड कितने बनाया, एक बनाया, तो 3 दूना 6 और एक 7, -1, कितना आएगा इस पे, -1 चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल सही निकाला है पाथ। चलिए O3 पे बताओ बच्चों, O3 पे कितना होगा, O3 पे बताओ। O3 पे देखो वापस से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लॉन पेयर 3 है उसके पास, है ना, 2:3, लॉन पेयर कितने, 2:3, और बॉन्ड कितना बनाया, 1 बनाया, तो इस पे भी कितना आएगा, -1 आएगा। यस बच्चों, इस पे भी कितना आएगा, -1। और कार्बन पे बताओ, कार्बन पे कितना आएगा बच्चों, कार्बन पे, कार्बन एक ही है, कार्बन पे बताओ। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, है ना, लॉन पेयर उसके पास 0 है, बॉन्डिंग कितने हैं उसके पास, कितने बॉन्ड बना रखे हैं उसने, कितने बॉन्ड बनाए बच्चों, बॉन्ड कितने बनाए, 4 बॉन्ड बनाए उसने, है ना, 1 2 3 4, कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए, तो कार्बन पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। यस बच्चों क्लियर है, कार्बन पे चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? 4 उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर उसके पास है नहीं, और बॉन्ड कितने बनाए, 4 बनाए, तो उस पर कितना हो जाएगा, 0। तो बच्चों इसका नेट चार्ज करो, नेट चार्ज टोटल चार्ज करो कितना है, कार्बन पे 0 आ रहा था, इस ऑक्सीजन पे 0 आ रहा है, इस पे -1 आया, इस पे -1 आया, तो टोटल करो कितना आएगा। ठीक है, पहले वाले ऑक्सीजन पे 0, दूसरे वाले पे -1, तीसरे वाले पे -1, कार्बन पे 0, तो दैट मीन्स -2। तो आपको पता भी होगा बच्चों CO3 पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर बच्चों, CO3 पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव होता है, ये देखो यहाँ पर। यस क्लियर है, तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कि आपने जो निकाला है वो सही निकाला है या नहीं। यस क्लियर है बच्चों, यस और नो रिप्लाई करो, क्लियर है। अभी एक कंपाउंड और पड़ा है, उसका निकाल सकते हो क्या, एक कंपाउंड और है, इसका निकालो। चलिए इसका निकाल के बताओ सब लोग, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, इसका निकाल के बताओ। इसका मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे फाइनली कैलकुलेट करके बताओ इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 6 होते हैं और उसने कितने दिए, 2 दिए हैं, अभी इसके पास 4 बचे हुए हैं ना। और इस ऑक्सीजन के पास कितने बचे, 6 के 6, इस ऑक्सीजन ने एक ही दिया हुआ है, तो बाकी के बचे हुए हैं इसके पास। ठीक है, 5 होते हैं, तो आप करके बताइए मुझे क्या आ रहा है, आपका चार्ज बताइए मुझे जल्दी से। सबसे पहले ये ऑक्सीजन को 1 कर दो, इसको 2 कर दो, और नाइट्रोजन को कर दो। तो पहले वाले ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करके बताओ बच्चों, पहले वाले पे कैलकुलेट करके बताओ। पहले वाले पे कितना आएगा, ऑक्सीजन 1 पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके देव ने किया है 6, 2 × 2 4 -2, बिल्कुल सही है। पहले वाले 6 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। लॉन पेयर कितने हैं, लॉन पेयर कितने हैं बच्चों, 2 हैं इसके पास, और बॉन्डिंग पेयर भी 2 हैं, तो 6 और 0 हो जाएगा, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट वाले ऑक्सीजन पे बताओ। यस बच्चों सबका आ गया ना, इस वाले ऑक्सीजन पे 0 आएगा ना, मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया है, आप मैच कर लेना। सेकंड वाले बताओ मुझे, सेकंड में क्या करा है इसने, डेटिव बॉन्ड्स बनाया है, तो डेटिव बॉन्ड्स जब हटता है
तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, बाकी के बचे हुए हैं 4, इसके 4 इसके पास बचे हुए हैं ना। कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ओके जयेश, नहीं इसके पास 6 थे बच्चों, 6 में से इसने जो है 4 दिए हैं ना, एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है इसने, नहीं सॉरी डेटिव बॉन्ड्स है, तो नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को दिया है, तो इसके पास एक लॉन पेयर होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? यहाँ मिस्टेक मत करना, इसके पास एक लॉन पेयर होगा बच्चों, क्योंकि इसने दिया है नाइट्रोजन, है ना, तो 6 हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका देखो कितना आएगा, वापस से 0 आएगा बच्चों, इसका 0 आएगा। देखो वापस से आप मिस्टेक कर रहे हो, 6 हो गए, है ना। और बैलेंस 2 इंटू लॉन पेयर कितने होंगे, 3 लॉन पेयर होंगे बच्चों, क्योंकि देखो 5 तो इसके पास है इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का जो शेयरिंग वाला इधर वाला, तो 6 होंगे, तो इस पे 0 आएगा। नाइट्रोजन पे बताओ बच्चों, नाइट्रोजन पे कितना आ रहा है, नाइट्रोजन पे कितना आ रहा है, नाइट्रोजन पे कैलकुलेट करके बताओ। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। लॉन पेयर कितने, लॉन पेयर कितने बच्चों, 0 है लॉन पेयर इसके पास, ठीक है। बॉन्डिंग पेयर कितने, 3 है, तो 5 में से रुको, एक कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है, नहीं सॉरी, इसके पास कितने, नाइट्रोजन के पास 5 है टोटल, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसमें से बॉन्ड देखो कितने हो रहे हैं, इसने 1 2 और 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक नेगेटिव चार्ज भी है इसके ऊपर। कितना आएगा बच्चों, -1 आएगा इसका, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर कितना आ रहा है, -1। ओके, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, सॉरी इसका +1 आएगा, मिस्टेक हो गया है, ऑक्सीजन का +1 आएगा। और नाइट्रोजन का कितना आ रहा है बच्चों, नाइट्रोजन का कितना आ रहा है, नाइट्रोजन का कितना आ रहा है, -2 आ रहा है ना, नाइट्रोजन का कितना आ रहा है, -2, तो टोटल -1 आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, मतलब NO2 के ऊपर कितना आएगा, -1 आएगा। इज दैट क्लियर, क्लियर है बच्चों, यस क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करना, आगे इसका एक एप्लीकेशन है, उससे और अच्छे से क्लियर होगा आपको। फॉर्मल चार्ज का एक एप्लीकेशन है, वो हम डिस्कस करते हैं, एक मिनट। चलिए, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। क्या एप्लीकेशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी, कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आपको बहुत सी बार पता है क्या होता है बच्चों, कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से नहीं पहचान पाते कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्ट, तब हम उस केस में क्या यूज करते हैं, फॉर्मल चार्ज यूज करते हैं। अभी मैं पता चल जाएगा आपको एग्जाम्पल से, है ना। सुनो ध्यान से बच्चों, बहुत से केस में क्या होता है कि हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता नहीं चल पाता है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो गए और दोनों का क्या हो गया कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर करेक्ट है, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो उस केस में हम यूज करते हैं फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर, मेरा पॉइंट समझ में आया बच्चों? ये यहाँ पे देखो, ये 4 स्ट्रक्चर दिए, उसमें से 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर राइट है, ठीक है। तो आपको दोनों में से क्या करना है, आपको ये बताना है कि कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, या कौन सा राइट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट है, तब हम हेल्प लेते हैं फॉर्मल चार्ज की। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N3 नेगेटिव, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर N3 नेगेटिव का सही है। तो सबसे पहले क्या करें हम, सबसे पहले तो हम फॉर्मल चार्ज, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, पहले तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे हम, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है ना। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, बाद में हम फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे। तो हम चेक करते हैं किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका नहीं है। तो देखो यहाँ पर बच्चों, पहले वाले एलिमेंट का देखो, 1 2 3 4 5 6, इसका है क्या, यस बच्चों इसका है क्या, यस पाथ, ये करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है क्या फर्स्ट वाला, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसका तो कंप्लीट ही नहीं है, छोड़ो इसको। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसका होगा क्या बच्चों, चार्ज काउंट नहीं करना है आपको, है ना। 1 2 3 4 5 6 होगा क्या इसका भी, इसका होगा क्या, नहीं होगा। चलिए सी पे आते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है, मतलब ये होगा, ठीक है, ये वाला होगा। चलिए अभी इसको करते हैं बच्चों, इसको करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी होगा। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया कि सी एंड डी दोनों लुईस डॉट स्ट्रक्चर उनके सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि अभी इसमें से सही कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, अगर आप यहीं पे टिक करके छोड़ दोगे बच्चों तो दैट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग। बात समझ में आई बच्चों? आपने क्या करा, इन दोनों को देखा और ऑप्शन में देखा और सिलेक्ट कर दिया आपने, जबकि ऑप्शन में ऐसा एक ऑप्शन भी दिया रहेगा कि या तो सी सही है या डी सही है, और एक ऑप्शन ऐसा भी है, मान लो ऐसे ऑप्शन दिए, सी दिया है, डी दिया है, और एक ऑप्शन में सी और डी दोनों दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे बच्चों? पाथ क्या करेगा, सी एंड डी को सिलेक्ट कर देगा फटाफट और बोल देगा मेरा तो सही है, यस पाथ, ऐसे ही करेगा ना, यस पाथ, यही करोगे ना। लेकिन आगे से क्या करेगा पाथ, तू चेक करेगा उसका फॉर्मल चार्ज, क्या चेक करेगा, फॉर्मल चार्ज। तू जब फॉर्मल चार्ज चेक करेगा, अगर दोनों का फॉर्मल चार्ज सेम आ रहा है तो उसके बाद तू 100% श्योर हो जाएगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर सही है। क्लियर है बच्चों, मेरा पॉइंट समझ में आया? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस बच्चों, मेरा पॉइंट समझ में आया? आपने यहाँ तो श्योर हो गए कि दोनों स्ट्रक्चर सही है, लेकिन उसके बाद एक छोटा सा काम और कर लेना बच्चों, दोनों के फॉर्मल चार्ज चेक कर लेना। अगर दोनों के फॉर्मल चार्ज भी सेम आ जाते हैं तो दैट मीन्स दिस इज द एग्जैक्ट राइट स्ट्रक्चर। वैभव, मैं जो बोल रहा हूँ सुन ले, मैं 2 बार बोलता हूँ हर चीज को, ठीक है। आपने बोला सी एंड डी राइट है, ठीक है, आपने इतना सा चेक कर लिया और आपने बोल दिया राइट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बार राइट करने से पहले दोनों के फॉर्मल चार्ज चेक कर लेना। अगर दोनों के सेम आ जाते हैं, सही आ जाते हैं, तो दैट मीन्स सी एंड डी राइट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉर्मल चार्ज जब करो तो एक का आए और एक का ना आए। हम देखते हैं, चलिए पहले वाले का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। चलिए ये दोनों स्ट्रक्चर राइट है, सी एंड डी। मैं सी का फॉर्मल चार्ज निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ, बच्चों मेरे साथ निकालो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। पहले नाइट्रोजन एटम का फॉर्मल चार्ज बताओ मुझे। यस बच्चों, पहले नाइट्रोजन एटम का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं हम। देखो इसके पास कितने, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? यस वेदांत, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन? नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? आप बहुत टाइम लगाते हो बच्चों रिप्लाई करने में। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। चलिए लॉन पेयर बताओ कितने हैं इस नाइट्रोजन के पास, कितने लॉन पेयर हैं? देव, कितने लॉन पेयर हैं इस नाइट्रोजन के पास? 2 है ना। और बॉन्डिंग पेयर कितने बनाए इसने, कितने बॉन्ड बनाए? बॉन्ड भी कितने बनाए? 2। करो कैलकुलेट कितना हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। कितना चार्ज आ रहा है? -1, ठीक है। इस नाइट्रोजन पे कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। और यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों एक चीज और, एक चीज और, यहाँ पे तो फॉर्मल चार्ज आपको दिया हुआ है, देखो दिख रहा है आपको, दिया हुआ है फॉर्मल चार्ज, है ना। तो बहुत सी स्ट्रक्चर में नहीं भी दिया जाता है, यहाँ तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे -1 आया। दूसरे वाले का निकालो, दूसरे नाइट्रोजन एटम पे निकालो बच्चों। दूसरे नाइट्रोजन आइटम पे अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, देखो 5 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर कितना है इसके पास? 0 है। बॉन्डिंग कितने हैं इसके पास? 4 है, तो इस पे कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर +1 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन तीसरे वाले पे निकालते हैं हम, तीसरे नाइट्रोजन आइटम पे निकालते हैं। तीसरे पे निकालो, 5 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर इसके पास 2 है तो 4 हो जाएंगे। और इसके पास कितने बॉन्ड है बच्चों? 2 हैं। 4 2 जा 6, तो 6 में से ही चला जाएगा तो कितना आएगा? -1। तो इस पे कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो इसकी जो फॉर्मल चार्ज है वो बिल्कुल सही है, दिख रहे हैं आपको? इसकी फॉर्मल चार्ज बिल्कुल सही निकाले हुए हैं, -1 +1 और -1 यही निकाले हमने। यस और नो बच्चों? तो आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि इसने जो फॉर्मल चार्ज डाले हुए हैं वो सही है कि नहीं, है ना। तो इसके फॉर्मल चार्ज सही है। चलिए इसके निकालते हैं। बच्चों एक बात याद रखना, आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकाला जो से मैंने आपको पहले भी बताया था। तो पहले वाले लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या था, देखो बच्चों यहाँ पर हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकाले थे। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज नहीं दिया था तो हमने चेक नहीं किया था, है ना। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज दिया हुआ है, इसीलिए हम चेक कर रहे हैं कि जो इसने फॉर्मल चार्ज दिए वो सही भी दिए कि नहीं दिए। तो इस स्ट्रक्चर पे तो सही दिए। चलिए इसको निकालो। इस वाले को निकालो बच्चों, पहले नाइट्रोजन एटम पे निकालो। पहले पे निकालो कितने होते हैं वैलेंस? 5, है ना। लॉन पेयर कितने? 2। और बॉन्डिंग कितने? 2, सॉरी ये 2 × 2 हो जाएगा ना। और बॉन्डिंग कितने हैं बच्चों? 2। कितने आ रहे हैं? 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए बच्चों? -1। लेकिन इसने कुछ दिया है क्या? इसने कितना दिया है? 0 दिया हुआ है। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है बच्चों? क्या ये स्ट्रक्चर सही है?
यस बच्चों, आपने निकाला -1 और यहाँ पे 0 दिया है, तो क्या ये सही है? नहीं है। आप आगे भी चेक कर सकते हो, बट अपने को यहीं से पता चल गया, आप आगे इसको चेक कर सकते हो, है ना। आगे हम चेक कर लेते हैं, चलो आपके लिए आगे भी चेक कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज N2 पे निकाल लेते हैं। N2 पे निकालोगे तो N2 पे आपके पास 5 हो गए, लॉन पेयर आपके 0 हो गए, और बॉन्डिंग कितने हो गए आपके पास? 4 हो गए। 5 में से 4 1, तो इस पे तो सही है। +1 निकाला है, बिल्कुल सही है, इस पे तो सही आ रहा है ना। चलिए N3 पे निकाल लेता हूँ। N3 पे देखो, N3 पे कितने हो रहे हैं? 5, है ना, 5 हो गए। और उसके बाद इसकी लॉन पेयर कितने हैं? इसके पास 2 हैं, तो 2 हो गए लॉन पेयर, मतलब 4 हो गया। और बॉन्डिंग कितने? 2 हैं, तो 4 और 2 6, 6 में से क्या? -1। जबकि यहाँ पे कितना निकाला है उसने? -2 लिखा है बच्चों, तो ये भी सही नहीं है ना। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? -2, जबकि हमने निकाला तो कितना आया? -1 आया। तो दैट मीन सबसे ज्यादा करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर कौन सा होगा? यस पार्क, सबसे ज्यादा करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर कौन सा होगा? दैट इज सी। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये कब चेक करना है? जब फॉर्मल चार्ज भी दिए हो और लुईस डॉट भी बना हो, तब आपको चेक करना है। अगर नहीं दिया है फॉर्मल चार्ज, तो आप सिर्फ लुईस डॉट से भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है अच्छे से? यस बच्चों, क्लियर है? अच्छे से आ गया फॉर्मल चार्ज निकालना, और उसका एप्लीकेशन भी क्लियर है। ब्रेक दे रहा हूँ वेदांत, पूरा क्लास ओवर होने वाला है। वेदांत डोंट वरी, 5 मिनट या 2-3 मिनट में क्लास ओवर कर रहा हूँ मैं। क्लियर है सारे बच्चों को? फॉर्मल चार्ज आपको निकालना मैंने सिखा दिया अच्छे से, और क्या उसका एप्लीकेशन है वो बताया, कि अगर फॉर्मल चार्ज मेंशन हो तभी आप उसको निकाल के चेक करना, और अगर सिंपल सा लुईस डॉट है तो आप उसका ऑक्टेव देख लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी है बच्चों, है ना। आपको आज क्या क्या देखा, एक शॉर्ट रिकैप कर देता हूं मैं, और उसके बाद हम एंड करते हैं क्लास को। देखिए बच्चों, आज हमने शुरुआत करी थी कोवेलेंट बॉन्ड से। मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दो एटम्स के बीच में। और कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर। अगर दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट है तो पोलर बनेगा, और अगर दोनों एलिमेंट सेम है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट नहीं है तो नॉन पोलर। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है रिजिड एंड डायरेक्शनल होता है, इसी वजह से वो आइसोमेरिज्म शो करता है। डेटिव बॉन्ड्स बताया, डेटिव बॉन्ड्स में क्या आता है? कोई भी एक एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों के बीच में शेयरिंग होती है। इसको एरो से शो करते हैं, एरो को हम पॉइंट टू वर्ड करते हैं फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर की साइड में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि डेटिव बॉन्ड्स के बनने का तरीका अलग है, लेकिन होता क्या है? वो कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमने कंपेयर किया था, तो बच्चों याद रखना, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक सिंगल आयनिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो है हमने कोवलेंट लुईस थ्योरी देखी कोवलेंट बॉन्ड की, हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखा हमने, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमने निकाला कि कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा। और उसके बाद हमने फॉर्मल चार्ज सीखा, फॉर्मल चार्ज निकालना। फॉर्मल चार्ज से हम किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट पे चार्ज निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, है ना। और उसके बाद अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता नहीं चल रहा है, तो आप फॉर्मल चार्ज से चेक कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट जो कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा। सो आई होप सारे बच्चों को सब कुछ क्लियर हो गया। यस वी आर डिस्कसिंग ओनली 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आगे चल के मैं और बताऊंगा आपको बॉन्ड के बारे में। अभी क्लियर है बच्चों? यस, आज का सेशन अच्छे से क्लियर है, आपको आ गया फॉर्मल चार्ज निकालना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। एनी डाउट? आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा। और बच्चों अगर कुछ डाउट होता है तो आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर फिर से देख लीजिएगा, तो आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। सो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मायरा मैं इनऑर्गेनिक भी लूंगा, ऑर्गेनिक भी लूंगा, दोनों लूंगा, यू डोंट वरी। हाँ, चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू एंजॉय माय क्लास। बाय बच्चों, बाय।